हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का मैथ लेकर जो एनसीईआरटी बेस पर होगा, क्योंकि काफी बच्चों का डिमांड था, मैसेज कर रहे थे सर जो है क्लास 10th का मैथ शुरू किया जाए। तो आज हमने जो है मैथ को शुरू किया है। तो आप मैथ पढ़ने से पहले जो है यानी क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने से पहले जो है हम विषय सूची देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमको यह जानना जरूरी होता है कि उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो आज हम पहले जो है विषय सूची कवर कराएंगे। इसके बाद जो है हम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर सारे प्रमेय को कवर कराएंगे और उसमें जो जितने भी अभ्यास दिए होंगे उन सारे अभ्यास को कवर कराएंगे। तो आइए चलते देखते हैं विषय सूची। ठीक ना, तो आपके बुक में जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर जो आपका बुक है उसमें जो पहला टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक ना, क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो आइए देखते हैं इसमें जो पहला पॉइंट है। पहले तो इसमें इस टॉपिक में जो है भूमिका दी गई है जो आपको पढ़ना होगा खुद से। ठीक ना, क्योंकि भूमिका आप खुद से पढ़ेंगे, हम मात्र जो है उसमें प्रमेय कवर कराएंगे और जो आपका अभ्यास या जो आपका इसमें एग्जाम्पल दिया होगा उसको कवर कराएंगे। इसके बाद जो है आपके टॉपिक यानी अभ्यास को कवर कराएंगे। तो भूमिका को आप खुद पढ़ लीजिएगा। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है इसके बारे में इस टॉपिक में आपको कवर कराएंगे। इस प्रमेय से हमको लाभ क्या है इसके बारे में हम कवर कराएंगे। इससे हम जो है किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसको जो हम कवर कराएंगे। आगे देखते हैं, लिखा गया है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है इसके बारे में कवर कराएंगे। अपरमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण कराएंगे। ठीक ना, यानी अपरमेय संख्या होती क्या है, प्रमेय संख्या होती क्या है, इनके बारे में कवर कराएंगे। किस तरीके से हम पहचाने कि कोई प्रमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। और इसी टॉपिक में आपको कवर कराएंगे कि कैसे हम सिद्ध करें कि कौन सी संख्या प्रमेय है और कौन सी संख्या अप्रमेय है। ठीक ना, और अप्रमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार। ठीक ना, इसके बाद सारांश होगा। लास्ट में आपका सारांश जो होगा उसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। यानी सारांश का मतलब आपने इस टॉपिक में कितना मतलब क्या क्या पढ़ा है लास्ट में आपको दिया होगा शार्ट में। ठीक ना, उसको आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी आपकी टॉपिक होगी जिसका नाम है बहुपद। ठीक ना, दूसरा आपका टॉपिक होगा बहुपद, जिसमें भूमिका जिसको आप खुद से पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी बहुपद क्या होता है, उसके शून्यांक क्या होते हैं, उसके ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इसको जो है हम कवर कराएंगे। आगे लिखा गया है किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, यानी बहुपद का शून्यांक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, उन दोनों में रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आपको इस टॉपिक में कवर कराएंगे। अगला पॉइंट है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी बहुपद जो होते हैं उनको किस तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं, उसके क्या जो है मतलब प्रमेय है, क्या जो उसका नियम है। ठीक ना, इसको जो है हम कवर कराएंगे। इसके बाद सारांश होगा जिसको आप खुद से पढ़ेंगे। अगली टॉपिक आपकी होगी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी आपके जो रैखिक समीकरण होते हैं जिसमें आपको दो चर मिलते हैं। ठीक ना, अब चर क्या होता है इस टॉपिक को जो हम पढ़ाएंगे तो वहां पर कवर कराएंगे क्या चर होता है कौन सा अचर होता है। इसमें भूमिका आप खुद से पढ़ लेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट होगा दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, यानी जो दोनों चर होंगे उनमें कौन सा युग्म होगा रैखिक समीकरण का। जैसे हम मानते हैं कि पहला समीकरण है दूसरा समीकरण है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको इस विषय में हम कवर कराएंगे। अगला आपका पॉइंट होगा रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल करना, यानी रैखिक समीकरण को एक तो होता है हम समीकरण बना करके सॉल्व करते हैं, दूसरा हम ग्राफ पे किस तरीके से कवर कराएंगे, यानी ग्राफ बना करके रैखिक समीकरण को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस हेडिंग को जो है इस टॉपिक में कवर कराएंगे। अगला होगा रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजगणितीय विधि, यानी रैखिक समीकरण को हल करने के बीजगणितीय युग्म जो होते हैं किस तरीके से होते हैं युग्म उनको देखेंगे। जैसे 3 युग्म होता है, कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, तीसरा होता है बज्रगुणन विधि। ठीक ना, यह 3 विधि होते हैं आपके किसी भी रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, विलोपन विधि क्या होता है, बज्रगुणन विधि क्या होता है, इसको हम कवर कराएंगे। क्योंकि आपके बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि आपको कोई क्या दो रैखिक समीकरण दे देगा, पूछ लेगा कि आप जो है प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करिए या फिर जो है विलोपन विधि से सॉल्व करिए या फिर आप जो है बज्रगुणन विधि द्वारा सॉल्व करिए। तो आपको जानना जरूरी है कि क्या होते हैं, पहले इनके बारे में देखेंगे फिर इनकी सहायता से कैसे जो है हम रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। अगला पॉइंट है दो चर के रैखिक समीकरण के युग में बदले जा सकने वाले समीकरण, दो चर होंगे उसको किस तरीके से हम जो है एक दूसरे से परिवर्तित करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम इसको देखेंगे। ठीक ना, आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा द्विघात समीकरण। जो दो घात समीकरण होते हैं उसको जो है किस विधि द्वारा हम सॉल्व करते हैं, यानी वो क्या क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। भूमिका आप खुद से पढ़ लेंगे। लिखा गया है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण होता क्या है इसके हम देखेंगे। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, ठीक ना,
आपके सिलेबस में 2 घात समीकरण है और आगे आपको पढ़ने को मिलेगा 3 घात समीकरण, 4 घात समीकरण होते क्या है हम आपको सब बता देंगे, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 घात समीकरण के बारे में ही दिया गया है। अगला पॉइंट होगा गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना, यानी जो गुणनखंड द्वारा हम किस तरीके से द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, इसके बारे में इस टॉपिक में आपको कवर कराएंगे। अगला पॉइंट होगा द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बना करके, ठीक ना। जैसे आपको द्विघात समीकरण दिया होगा, हम किस तरीके से उसको वर्ग बना करके यानी पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करते हैं, इसके बारे में आपको इस टॉपिक में कवर कराएंगे। इसके बाद होगा मूल्यों की प्रकृति, ठीक ना। मूल्यों की प्रकृति क्या होनी चाहिए, ठीक ना। कौन सा द्विघाती समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, या आपसे क्वेश्चन आपकी जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसके विषय में हम आपको इस हेडिंग में कवर कराएंगे। अगला आपका टॉपिक होगा समांतर श्रेणियां, ठीक ना। समांतर श्रेणियां क्या होती है, यानी समांतर श्रेणी क्या होती है, उसको आपको कवर कराएंगे। आप भूमिका खुद पढ़ लीजिएगा। यहाँ पहला पॉइंट होगा समांतर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, उसकी क्या फार्मूले होते हैं, किस प्रकार से फार्मूला डेरिवेट होता है। आपको अगर फार्मूला बाई चांस नहीं याद है तो आप फार्मूले को कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस हेडिंग के अंतर्गत हम सब चीज आपको कवर कराएंगे। और आपका अगला पॉइंट होगा एपी का n वां पद, यानी एपी का n वां पद यानी समांतर श्रेणी का n वां पद कौन सा होगा, उसके बारे में कवर कराएंगे। अगला होगा या एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी कोई आपको समांतर जो है आपको श्रेणी दी गई होगी और पूछा जाएगा कि इसका प्रथम पद कौन सा है या अंतिम पद कौन सा है, या n पद तक यानी 10वें पद तक, 20वें पद तक, 100वें पद तक जो भी आपका यानी n पद तक योग पूछ लिया जाए तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसके बारे में इस हेडिंग में आपको कवर कराएंगे। अगली टॉपिक आपकी होगी त्रिभुज, ठीक ना। अब त्रिभुज में क्या होता है कि आपको पता है त्रिभुज जो है कि कई प्रकार के होते हैं, कोई भी जो है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक ना, समद्विबाहु त्रिभुज, ये सब क्या होते हैं तो हम आपको सब कवर कराएंगे, लेकिन जो आपके टॉपिक में है पहले उसको कवर कराएंगे। जैसे यहाँ दिया गया है कि समरूप आकृतियां, यानी समरूप आकृतियां क्या होती हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है, ठीक ना, त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है इसको बताएंगे, यानी किस प्रकार से त्रिभुज जो है हम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज जो है समरूप है कि नहीं है। आगे लिखा गया है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, यानी कौन कौन सी कसौटी यानी प्रमेय कौन कौन सी हो सकती हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है क्या है कि समरूप है कि नहीं है। अगला आपका होगा समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से हम निकालते हैं, उसके क्या फार्मूले हो सकते हैं, उस फार्मूले को हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम कवर कराएंगे। और अगला होगा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना। यह काफी इंपॉर्टेंट होता है त्रिभुज, जब भी हम बात करते हैं त्रिभुज चैप्टर की, ठीक ना, क्योंकि यह जो है काफी मतलब हमको हेल्प करता है, हमको जो है कर्ण ज्ञात करने में, आधार ज्ञात करने में, या फिर जो है लंब ज्ञात करने में इसका प्रयोग हम करते हैं। इसका फार्मूला कौन सा होता है, किस प्रकार से डेरिवेट होता है, किस प्रकार से इसको जो हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको हम कवर कराएंगे। अगला टॉपिक आपका होगा निर्देशांक ज्यामिति, ठीक ना। भूमिका आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इसमें एक आपका जो है हेडिंग दिया गया है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है इसको हम कवर कराएंगे, और विभाजन सूत्र क्या होता है और इसको कवर कराएंगे, और किस तरीके से इसको जो हम इस्तेमाल करते हैं यह भी देखेंगे। अगला पॉइंट जो आपका होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, किस प्रकार से इसको जो हम यूज करते हैं, इस चीज के बारे में इस हेडिंग में आपको हम कवर कराएंगे। अगला आपका टॉपिक होगा त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक ना। क्या है त्रिकोणमिति का परिचय, तो देखिएगा त्रिकोणमिति का जो है त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं उसको कवर कराएंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, इस हेडिंग की सहायता से। त्रिकोणमिति जो आपके क्या होते हैं अनुपात होते हैं, ठीक ना, कौन कौन से अनुपात होते हैं इसके बारे में आपको इस हेडिंग में कवर कराएंगे। अगला जो होगा कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, यानी जो आपके जो कोण होते हैं उसके जो अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कास थीटा, ठीक ना, या भी जो आप काटेक सेक, जो आपके जो जितने भी अनुपात होते हैं इसके बारे में इस टॉपिक में आपको इस जो है हेडिंग के तहत कवर कराएंगे। अगला आपका दिया गया है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक ना। अब पूरक कोण क्या होते हैं, उसके जो है अनुपात क्या होते हैं, आपको इस टॉपिक में हम कवर कराएंगे इस हेडिंग की सहायता से, ठीक ना। कब पूरक कोण बनता है, ठीक ना, कितने पूरक कोण बन सकते हैं, हम सारे आपको जो है यहाँ पर कवर कराएंगे। अगला लिखा गया है त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं, बहुत काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके सिलेबस की बात करें तो जो सर्वसंख्याएं होती हैं इनको हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति की सर्वसंख्याएं होती क्या हैं, ठीक ना, इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं त्रिकोणमिति को सॉल्व करने के लिए। आगे चलते हैं। अगला लिखा गया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक ना, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो किस प्रकार से अनुप्रयोग होते हैं उसको देखेंगे। इसमें जो है आपको पढ़ाया जाएगा ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस
टॉपिक यहाँ कवर कराई जाएगी इस पॉइंट की सहायता से, ठीक ना। किस तरीके से जो है हम अवनमन या उन्नमन कोण को देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ आप देखने को मिलेगा। अगला आपका टॉपिक होगा वृत्त, ठीक ना। अब वृत्त जो होगा यहाँ हम देखेंगे कि वृत्त क्या होता है, ठीक ना, या उसको स्पर्श रेखा यानी वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी कब जो है कोई रेखा वृत्त को स्पर्श कर से जाएगी, कहां से स्पर्श करेगी कि हम उसको कहेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा यह खींची गई है, यह कवर कराएंगे। उसके बाद लिखा गया है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, ठीक ना। यानी पहले तो यह देखेंगे हम कि जो है एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक ना, और देखेंगे कि वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी बन सकती है एक बिंदु की सहायता से, ठीक ना। इस हेडिंग के तहत जो है इस टॉपिक में हम इस पॉइंट को कवर कराएंगे। अगला दिया गया है रचनाएं, ठीक ना, चाहे वो त्रिभुज की रचना हो, चाहे जो चतुर्भुज की रचना हो, कोई भी रेखाखंड की रचना हो, किस प्रकार से हम आकृति का निर्माण करके हम उसको जो है उसकी रचना करते हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे। तो यहाँ पहला पॉइंट है रेखाखंड का विभाजन, यानी रेखाखंड होता क्या है, ठीक ना, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड विभाजन क्या होता है, आपको इस टॉपिक के अंतर्गत जो है इस हेडिंग के अंतर्गत कवर कराएंगे। अगला पॉइंट होगा किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, ठीक ना, कि देखेंगे किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कोई वृत्त बना दें, उस पर कोई स्पर्श रेखाएं खींच दें, तो हम किस प्रकार से उसको अपने शब्दों में उसको रचना कर सकते हैं कि हमने क्या क्या किया है। अगली टॉपिक आपकी होगी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक ना, जो वृत्त होंगे उसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, किस प्रकार से फार्मूला का हम किसी क्वेश्चन में प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ कवर कराएंगे। अगला लिखा गया है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक ना, क्या है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि त्रिज्यखंड होता क्या है और वृत्तखंड होता क्या है, उसके बाद इन दोनों के क्षेत्रफल की बात करेंगे, ठीक ना। अगला लिखा गया है समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, यानी समतल आकृति होती क्या है, ठीक ना, उसके संयोजन क्या होते हैं और उसके क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, ठीक। इसी प्रकार से अगला टॉपिक आपका होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता है, ठीक। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखेंगे क्या होता है, ठीक ना, क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी गोले का, या उसका आयतन क्या होता है उसको समझेंगे, उसके बाद जो उसके फार्मूले को देखेंगे। इसमें जो पहली हेडिंग मिलेगी, पहली हेडिंग होगी ठोसों के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या है ठोसों के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। उसके बाद दूसरा आपका हेडिंग होगा ठोसों के एक संयोजन का क्षेत्रफल, ठीक ना। अब यहाँ देख पा रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी क्या होगा खोखला गोला होगा कोई, ठीक ना, और जब हम बात करेंगे आयतन का तो ठोस गोला होगा, तो उसके बारे में देखेंगे। आगे लिखा गया है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, क्या होगा कोई आपको जो है एक जो आकृति दी जाएगी ठोस आकृति यानी गोला, उसमें जो उसकी कुछ त्रिज्या दी जाएगी, ठीक ना, या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जाएगा या फिर उसका आयतन दिया जाएगा, उसको जो है छोटे छोटे गोलों में विभाजित करने के लिए पूछा जाएगा, यानी एक गोले से दूसरे गोले के रूप में उसको जो है रूपांतरित करने के लिए इस हेडिंग में बात की गई होगी। अगला होगा शंकु का छिन्नक, ठीक ना, शंकु क्या होता है उसको देखेंगे, उसका जो है हम किस प्रकार से छिन्नक करते हैं उसको भी कवर करेंगे इस पॉइंट के अंतर्गत इस टॉपिक में। अगली आपकी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जब भी हम यूपी क्लास 10 की बात करते हैं क्या होता है सांख्यिकी, ठीक ना, स्टैटिस्टिक्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसको जब देखते हैं तो भूमिका आप खुद पढ़ लीजिएगा। अब देखिएगा इसमें क्या क्या होता है, तीन चीज होते हैं ज्यादा करके, आपका मध्य आपसे जो है माध्य पूछा जाता है, बहुलक पूछा जाता है या फिर माध्यिका पूछी जाती है। कुछ आपको डाटा दिया गया होता रहेगा, ठीक ना, कुछ आंकड़े आपको दिए रहेंगे, उससे आपको जो है माध्यिका या फिर बहुलक या फिर माध्य पूछा जाता है। इसके फार्मूले क्या होते हैं इसको हम देखेंगे, फार्मूला किस प्रकार से हमको याद ना रहे किस प्रकार से हम डेरिवेट कर सकते हैं उसको देखेंगे, और उसका जो है किस प्रकार से हम जो है किसी भी क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं उसको कवर करेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट आपको मिलेगा कि वर्गाकृत आंकड़ों का माध्य निकालना हो या फिर बहुलक निकालना हो या फिर माध्यक निकालना हो, ठीक ना। अब इसी में जो है एक चीज माध्यिका भी पूछ ली जाती है, इसको हम टॉपिक में कवर कराएंगे कि माध्यिका क्या होती है, ठीक ना। और अगला दिया गया है संचयी बारंबारता बंटन का आलेखित निरूपण, ठीक ना, संचयी बारंबारता आपको दिया रहेगा बंटन, उसको जो है आलेखित निरूपण करना होगा। अगला आपका इंपॉर्टेंट एक आता है प्रायिकता, ठीक ना, पॉसिबिलिटी जिसको कहा जाता है प्रायिकता। यह टॉपिक आपकी भी जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से जो है आपको प्रायिकता कवर कराएंगे, ठीक ना, कि जैसे पूछ लिया जाता है कि कुछ सिक्के हैं या फिर कुछ पासे हैं, उनको ये अंक लाना, उनको इतनी बार फेंका जा रहा है तो उनकी क्या प्रायिकता बन सकती है, ऐसे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में आपके बनते हैं, तो इसको कवर कराएंगे। तो
हमने आज आपको कवर कराया कि आपकी क्लास 10th का जो आपका मैथ का सिलेबस है, इसमें क्या क्या आपसे जो है आपको जो है क्या क्या पूछा जाता है, आपको जो है क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक ना, कौन सा है? वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में कवर कराएंगे। वैसे तो आपके जो है सिलेबस में वास्तविक संख्या दिया गया है, तो आपको उतना डिटेल से जानने की आवश्यकता नहीं, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि पहले अगर हम कंपटीशन के लेवल में पढ़ते तो हम आपको जो कंपटीशन में एक वीडियो बनाकर देंगे, वहां हम पूरे बताएंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो वहाँ आप ऐसे ही थ्योरेटिकल सुन लीजिए कि जब भी पूछा जाए संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी काल्पनिक संख्या होती है, दूसरी आपकी वास्तविक संख्या होती है। रियल में कहा जाए तो काल्पनिक संख्या कोई होती ही नहीं है, वास्तविक संख्याओं को ही हम काल्पनिक संख्या के रूप में डिनोट कर देते हैं। इसलिए जो है कहीं पर भी हमको जो है काल्पनिक संख्या पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, हर जगह हमको वास्तविक संख्या ही पढ़ने के लिए मिलता है। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं? तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक हमारा होता है पूर्णांक, इसको इंग्लिश में हम इंटीजर कहते हैं। दूसरा होता है दशमलव, इसको हम इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं। इसके बाद इनका विभाजन होता है। तो जब जो पहला पार्ट आपका पूर्णांक है, इसको जो है कई भागों में बांटा जाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, ठीक ना, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, या फिर जो है संयुक्त संख्या कौन सी होती है, सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, या फिर संपूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक ना। इसके बारे में आपको डिटेल से जो है पूरा पॉइंट वाइज कवर कराएंगे एग्जांपल की सहायता से किसी दूसरे वीडियो में। आज हम आपको जो है आपके चैप्टर को कवर कराते हैं। तो वास्तविक संख्या को हम पढ़ लेते हैं। वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, इसके बारे में तो आपने जो है क्लास 9th में पढ़ा ही होगा, ठीक ना, क्योंकि आपकी बुक में दिया है भूमिका में कि इस टॉपिक को जो है आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इसलिए इसमें जो प्रमेय दिया गया उसको हम लेकर चलते हैं, और जो आपके एग्जाम्पल हैं यानी उदाहरण दिए गए हैं उनको देखेंगे और आपके अभ्यास को कवर कराएंगे, ठीक ना। अगर आप डिटेल से वास्तविक संख्याएं क्या होती है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम डिटेल से सारे को एग्जाम्पल की सहायता से कवर कराएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वास्तविक संख्याएं जो है उसकी जो है क्या आपके इस टॉपिक में क्या जो है आपको कौन सा पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को कवर करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं आपका एक पॉइंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक ना। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? अब ये होता क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, इसकी सहायता से किस प्रकार से जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसकी क्या मदद लेते हैं, ठीक ना, उसको हम देखते हैं। यह जो होता है यह जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने यानी जो है एलसीएम, जो आप जानते होंगे एक आपका टॉपिक होता है एलसीएम और एचसीएफ। तो इसकी सहायता से जो हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अभी जो है आपका इतना जितना आपको यहाँ डाटा आप देख पा रहे हैं पूरे पेज पर लिखा गया है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि आपकी भूमिका में कवर हो रहा है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम जो है मेन पॉइंट पे चलते हैं आपका समय ना बर्बाद करते हुए। तो देखिए यहाँ पहला आपका प्रमेय दिया गया है 1.1, ठीक ना, आपका पहला प्रमेय है 1.1। तो जो यहाँ पहला प्रमेय है 1.1, इसमें लिखा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है उसके बारे में यहाँ आपको पहली प्रमेय दिया गया है। तो लिखा गया है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं, ठीक ना, यानी आपको दो संख्याएं दी होंगी, दोनों धनात्मक होंगे, यानी दोनों पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक होंगे, ठीक ना। उसको हमने माना ए और बी है जो आपको दिया रहेगा। ऐसे अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं क्यू और आर भी विद्यमान होंगी, ठीक ना। इसी प्रकार से एक जो है आपको दो संख्याएं और भी दी रहेंगी जो पूर्ण संख्या होंगी, क्यू और आर विद्यमान होगा। अब यहाँ जो है किस तरीके से हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, देखिए क्या लिखा गया है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी जो आपको एक संख्या दी होगी ए, यानी ए क्या होगा आपकी पहली संख्या, यानी ए और बी दो संख्याएं हैं तो ए क्या होगा, बी से बड़ा होगा, ठीक ना। तो उसको जब हम फैक्टर करते हैं तो ए जो ए संख्या है उसको हम लिखेंगे बी गुणे इंटू में क्यू प्लस आर, ठीक ना, जो आपको दिखाएगा कि क्यू इज लेस देन या इक्वल देन आर और आर इज लेस देन बी होगा, ठीक ना। अब यह प्रमेय क्या कहती है इसको जो हम एग्जाम्पल की सहायता से आपको काफी अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि वहां आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको एग्जाम्पल देखने से पहले यहाँ देख लेते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो यहाँ लिखा गया है एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, ठीक ना, एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए, ठीक ना, हल करने के लिए विधि प्रदान करती है। यानी ये क्या होता है, एल्गोरिथम जो होता है एक मतलब एक श्रृंखला होती है जो आप मैथ में कोई समस्या आपको आती है तो उस समस्याओं को सॉल्व करने की एक विधि होती है, यानी इस विधि के द्वारा जो है हम उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं जिसमें इसका प्रयोग किया जाता हो। तो देखिएगा आगे लिखा गया है शब्द, जो ये शब्द आपका है एल्गोरिथम, ठीक ना,
जो ये शब्द आपका एल्गोरिथम है, ये 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी, ठीक ना, इनके नाम से लिया गया है। क्या नाम? एल्गोरिथम। आगे लिखा गया है वास्तव में शब्द जो आपका एक शब्द आता है, यानी आपकी एक टॉपिक आती है जिसका नाम अलजेब्रा होता है, वह अलजेब्रा शब्द भी जो है इनकी एक पुस्तक जो जिसका नाम है हिसाब अलजबर व अल मुकाबला, ये इनकी पुस्तक है जिसमें जो है इस शब्द का वर्णन किया गया है। तो आप देख लीजिएगा प्रमेयिका या प्रमेय होता क्या है। जो प्रमेयिका होती है वो एक कथन होता है जो सिद्ध किया गया होता है, ठीक ना, ऐसा कथन जिसको पहले से सिद्ध किया गया होता है और उसकी सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है, ठीक ना। प्रमेय क्या होता है? वो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम किसी अन्य जो है कथन को सिद्ध करने में उसका जो है हम प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलन होता है, ठीक ना, यानी इसकी सहायता से हम HCF जो है ज्ञात करते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक ना, इसमें 2 धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक ना। यह एक जो है HCF ज्ञात करने का यह जो एक तकनीक होता है। आपको याद होना चाहिए कि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B का HCF वह सबसे बड़ी संख्या यानी कौन सी संख्या होती है? D होती है। यानी HCF का फार्मूला होता है कि जो है HCF क्या होता है कि द्विघात संख्याओं को जो है पूर्णतः विभाजित करता है, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो द्विघात संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो वही आपका क्या होता है? HCF क्या होता है। तो वही दिया गया है कि 2 धनात्मक पूर्णांक होंगे A और B, उसका एक HCF होगा जो क्या होता है? सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या होता है जिसको हमने कहा D है, ठीक ना। आगे लिखा गया है जो A और B दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है, ठीक। तो आगे लिखा गया है, सबसे पहले हम उदाहरण देखकर समझ लेते हैं कि एल्गोरिथम किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक ना। अभी जो वहां प्रमेय था, हो सकता है आपको प्रमेय का अच्छे से ना समझ में आया हो, लेकिन अब एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे तो आपको काफी बेटर समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि मान लीजिए 2 यहाँ पूर्णांक दिए गए हैं, एक 455 और दूसरा दिया गया है 42। अब इसका HCF ज्ञात करना है, तो इस जो है एल्गोरिथम की सहायता से हम सॉल्व करते हैं। तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आइए उनको हम देख लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन में आपको दिया गया था, क्या था? 455, ठीक, और दूसरी संख्या थी 42, ठीक। अब इनका कहा गया था HCF ज्ञात करिए और किसके? एल्गोरिथम प्रमेय की सहायता से इसको ज्ञात करना है। देखिए क्या पहला बात, हमने जो इसके 3 चरण होते हैं इसको हम 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप तो हम ये देखेंगे कि जो एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होगी, ठीक ना, एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होगी। तो हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं? 455 इक्वल जो छोटी संख्या होती है उसको लिखते हैं और जितनी बार में जाता है यानी 10 बार में जाएगा तो लिखते हैं गुणे 10 और प्लस का कितना शेष बचेगा? तो 35। अब यह कहाँ से आया? जैसे हम इसको अगर भाग दे दें 42 से, यानी 455 को 42 से भाग देंगे तो 10 बार पूरा जाएगा और 35 शेष बचेगा। तो हम 455 को क्या लिख सकते हैं? 42 गुणे 10 प्लस का 35, ठीक ना, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि अब जो है इसके बाद ये संख्या आपकी A थी और ये संख्या क्या थी? आपकी B थी, ठीक ना। अब यहाँ से हम B को लेते हैं और जो हमारा रिमाइंडर R बचता है इसको लेते हैं। अगली बार क्या करेंगे? 42 को लिखेंगे, ठीक ना, और 42 को 35 के फैक्टर में तोड़ेंगे, यानी 35 और गुणे में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, ठीक ना। अगर हम 42 में 35 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और कितना रिमाइंडर बचेगा? 7 हमारा शेष बचेगा, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा, हम अब यहाँ जो है हमारा अब की बार जो है इसको इस संख्या को लेते हैं और इस संख्या को लेते हैं, यानी कितना आ जाएगा? 35 को अब लिखेंगे तो 7 गुणे 5 करेंगे और प्लस का 0, ठीक ना। तो 7 पच्चे 35, यानी तब तक हम करते हैं जब तक यह संख्या हमको 0 नहीं मिल जाती है, तब तक हम इस जो है प्रमेय का प्रयोग करते रहते हैं इस प्रकार से। तो अब जो है अगर HCF की बात कर लें तो जो इसका HCF आता है वो क्या आता है? लास्ट की संख्या जो होती है वो हमारी HCF आती है। तो देखिएगा यहाँ लिखा गया है 455, ठीक ना। अब 455 को क्या लिख दिया गया है? 42 गुणे में 10 प्लस का 35, ठीक ना। अब दूसरी ये संख्या जो थी 42, यानी 455 में 42 भाग दिए 10 बार जाएगा और कितना शेष बचेगा? 35। तो क्या लिखा गया है? अब भाजक 42 और शेषफल कितना है? 35, यानी इस संख्या में हमने 42 से भाग दिया, क्या हो गया? भाजक हो गया और शेष कितना बच गया हमारा? 35 हो गया, 35 बच गया। अब क्या होगा, जो आपका जो है ये प्रमेयिका जो होती है ये क्या कहती है कि अब जो है अब जो संख्या आपकी जिससे हमने भाग दिया था उसको जो है जितना हमारा शेष बचा है उसके फैक्टर में तोड़ें। तो 42 लिखेंगे तब 35 में तोड़ेंगे, 42 को बराबर हम लिख सकते हैं 35 गुणे 1 और प्लस का
7 कितना हो जाएगा 35 से कम 35 प्लस 7 बराबर 42। अब क्या हो जाएगा यहाँ भाजक हमारा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा और शेषफल कितना हो जाएगा 42, यानी 35 हमने इसमें भाग दिया था और कितना बच गया शेष 7 बच गया। अब जो है यूक्लिड प्रेमिका कहती है कि हम जो है अब इस संख्या को प्राप्त करते हैं, यानी 35 को लिखते हैं, ठीक ना। अब 7 के फैक्टर में तोड़ते हैं तो 7 और कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा भाग देंगे तो, और शेष कितना बचेगा 0। तो जो हमारा लास्ट की संख्या होती है वाला, ये हमारा क्या होता है, यही जो लास्ट का हमारा भाजक होता है यही क्या होता है HCF होता है। इस विधि द्वारा हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो लिखा गया है 455 और 42 का HCF है 7। आप इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं, ठीक ना, गुणनखंड विधि द्वारा आप इस क्वेश्चन को लगा करके। तो यहाँ देखिए इसके जो है 3 चरण दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 चरण हैं। इस चरणों को जो है इसकी सहायता से समझा करके आपको हम एग्जाम्पल की सहायता समझाते हैं जो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पहला एग्जाम्पल दिया गया है 4052 और 12576, ठीक ना। क्या दिया गया है 4052 और 12576 का क्या पूछा गया है HCF पूछा गया है एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक ना। अब कैसे सॉल्व करते हैं, सेम तरीका वही कि बड़ी संख्या को जो है छोटी संख्या से भाग देंगे और जितनी बार में जाएगा गुणे में उतना और प्लस जितना शेष बचेगा उतना लिखते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से यहाँ लिखा गया है। अब देखिए पहला चरण क्या है, पहला तो हम यही देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ देखिएगा अब क्या लिखते हैं कि इस संख्या में यानी 12576 में 4052 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 12576 को बराबर लिख सकते हैं 4052 गुणे में 3 और प्लस में जितना रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर बचेगा 420, तो प्लस का 420, यानी दोनों को एक इक्वल लिखना होगा, ठीक ना। अब अगला दूसरा चरण होगा, इसको देखते हैं। अब जो है यह संख्या जो देखनी होती है 420 से क्या है 0 के बराबर तो है नहीं, इसलिए लिखा गया है कि नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाता तो यही हमारा जो भाजक होता है ये हमारा क्या होता है HCF होता है। तो हम तब तक इस विधि को अपनाते हैं जब तक लास्ट में ये जो हमारा रिमाइंडर जो है 0 ना आ जाए। तो अब देखिएगा 4052 और कितना लेंगे, जो रिमाइंडर बचा है 420, इसको लेंगे। अब 420 से 4052 में भाग देते हैं तो लिखते हैं क्या लिखेंगे 4052 को बराबर लिखेंगे 420 गुणे में 9 और प्लस का 772, ठीक ना। यानी 420 गुणे 9 करेंगे और प्लस जो है 272 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4052 आ जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया कि हमको एक नया भाजक मिल गया, क्या है हमारा 420 है और शेषफल क्या मिल गया नया 272। अब देखिएगा फिर दोबारा इसका प्रयोग करते हैं। 420 में जो है अब 272 से भाग देंगे तो 420 गुणे बराबर में लिखेंगे 272 गुणे में एक बार में जाएगा, कितना शेष बचेगा 148, ठीक ना। 148 क्योंकि 148 अभी भी जो है 0 नहीं हुआ है। तो इस तरीके से अब फिर जो है सॉल्व करेंगे। अब क्या हो गया हमारा अगला संख्या हमको मिल गया, भाजक मिल गया कितना 272 और शेष कितना मिल गया 148, ठीक ना। 272 और 148, अभी 272 को तोड़ेंगे 148 गुणे में 1 और प्लस में 124। इस प्रकार से जो है अभी भी 24 जो है यह जो है 0 नहीं है, तो अब जो है लास्ट की संख्या 148 और प्लस का 24 जो है इसको लेते हैं 100। अब हमको नया भाजक मिल जाएगा 148 और शेषफल हमारा मिलेगा 124, ठीक ना। अब इसको तोड़ते हैं तो 148 को लिख सकते हैं 124 गुणे 1 प्लस का 24, ठीक। अभी भी हमारा शेष कितना मिला हमको 24 मिला। तो अब जो है हमको नया भाजक मिलेगा कितना होगा 124 और शेष जो मिलेगा क्या होगा 24 होगा, ठीक ना। तो अब जो है 124 को तोड़ेंगे तो 24 गुणे में 5 कितना हो जाएगा। अब इसको 24 गुणे 5 करेंगे प्लस का 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा, ठीक। अब जो हमको नया भाजक मिल जाएगा क्या हो गया हमको 24 मिलेगा और शेषफल कितना मिल गया 4 मिल गया, यानी 24 से भाग दिया और 4 शेष मिल गया तो हमारा शेषफल हो गया। अब 24 को तोड़ेंगे तो 4 गुणे 6, 6 चौक 24 और शेष कितना मिल गया 0। यानी जब हमारा यह रिमाइंडर जो है 0 मिल जाए तब जो है लास्ट का जो हमारा भाजक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। तो लास्ट में क्या था हमारा 4 था, तो इसका जो ये संख्या दी गई थी इसका जो HCF होगा वो क्या होगा 4 होगा, ठीक ना। 12576 और 4052 का HCF कितना होगा 4 होगा। यह आपको समझना जरूरी है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा संख्या दे करके कि इस संख्या को जो है आप HCF निकालिए और यूक्लिड प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। तो जब भी आपको इस तरीके से पूछ लेगा तो आपको यह स्टेप पूरा करना होगा, क्योंकि बिना ये स्टेप आप किए अगर HCF निकालते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक ना। जिस विधि के द्वारा कहा जाएगा उस विधि से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, वीडियो को बैक करके
ठीक ना। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से जो है आपका एग्जाम्पल अगला लिया गया है। अगला एग्जाम्पल जो है चौथा, इसको देख लेते हैं। लिखा गया है एक मिठाई विक्रेता के पास 220 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फ की बराबर में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको HCF निकालना होता है, ठीक ना। अब HCF निकालना होता है तो CF जो है हम इस तरीके से निकालेंगे। किस तरीके से? यूक्लिड प्रमेय की सहायता से निकालते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से जो है सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा कि कौन कौन संख्या थी, 420 था और क्या था, 130 है, ठीक ना। इसका HCF जो हम ज्ञात करते हैं तो देखिएगा 420 पड़ा है तो 420 को छोटी संख्या के रूप में लिखते हैं। तो 130 से अगर भाग देंगे 420 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 130 गुणे 3 और कितना शेष बचेगा, 30 शेष बचेगा। तो प्लस का 30, ये क्या हो जाएगा टोटल 420। अब देखेंगे अब हमको संख्या कौन सी मिल गई, 130 मिल गई, ठीक ना। और रिमाइंडर कितना मिल गया, 30 मिल गया। तो अब इन दोनों संख्याओं को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 130 को लिखेंगे तो 30 गुणे 4 और प्लस का 10 तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी 120 और 10 130। अब जो है हमको नई संख्या जो मिलती है क्या मिल गई, 30 मिल गई और शेषफल क्या मिल गया, 10 मिल गया। तो अब लिखेंगे 30 को, अब लेते हैं बड़ी संख्या में 30 इसमें है तो 30 को लेंगे तो अब 10 के फैक्टर में तोड़ेंगे, 10 गुणे 3 यानी कितना हो गया 30 और रिमाइंडर कितना मिल गया 0। जब हमको रिमाइंडर 0 मिलता है तो लास्ट का जो हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, इसका HCF होता है। तो 420 और 130 का HCF कितना होगा, 10 होगा। इस तरीके से जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली आपकी कौन सी है, 1.1। इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पांचों क्वेश्चन को हम कवर कराएंगे। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर नहीं लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसको भी सॉल्व कर देंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन कहा गया था कि निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए, ठीक ना, यानी यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं उनका HCF ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया 135 और 225, ठीक ना। 135 और 225 को कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से सॉल्व करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया है 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है इसके बारे में हमने कवर कराया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं लिखा गया है A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R, ठीक ना। जो क्या है, 0 जो है लेस देन या इक्वल देन R के और R क्या है लेस देन B के, ठीक ना। इस प्रकार से जो है यह है जो हमारा एल्गोरिथम काम करता है। तो इसको आप देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला कंडीशन तो यह होता है कि A जो होता है इज ग्रेटर देन B के, यानी पहली संख्या जो होती है दूसरी संख्या के बड़ी होती है। तो जब बड़ी होगी तो हम सिंपल क्या करते हैं, जैसे 225 बड़ा है तो 225 हम क्या करेंगे 135 से भाग देते हैं, ठीक। 135 से जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और 135 को इसमें से हम घटाते हैं तो कितना आएगा हमारा, यहाँ 0 हो गया और यहाँ कितना हो जाएगा 22 में से, यानी 22 में से हम 13 पूरा घटा दें कितना हो जाएगा 7 20 होता है और 2 जो होता है 22 होता है। तो कितना हो गया 7 2 9 90 हो गया। तो जब हम लिखते हैं यानी इस संख्या को, जो हमारी ये संख्या हम मान लेते हैं B है और यह क्या हमारा A है। तो जब इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में तो हम लिखेंगे 225 इक्वल 135, ठीक। यहाँ लिखा गया है ना B इंटू क्यू, ठीक ना, B इंटू क्यू प्लस R, यानी इसको हम मान लेते हैं क्या है, Q है, यह क्या है R है, रिमाइंडर है। 135 इंटू में 1 और प्लस का 90, ठीक। अब जो है यहाँ हमको क्या मिल गया, यानी 125 को इनके इक्वल में हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर क्या है R इक्वल टू नॉट 0, ठीक ना, क्योंकि R जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम इस जो है एल्गोरिथम का हम प्रयोग करते रहते हैं। तो अब जो है अब की बार जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 90 मिला है, ठीक। अब जो है 90 से जो है इस वाली संख्या को यानी 135 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक। तो लेस होगा तो कितना बचेगा 45, ठीक। कितना बचेगा 45। तो इसको जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 135
इक्वल टू, यानी ये हमारा जो है क्या हो गया, ए हो गया और क्या हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया हमारा क्यू हो गया और ये क्या हो गया, आर हो गया। 135 को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 90 इंटू में 1, ठीक है, क्यू, ये क्यू है और ये आर है, तो प्लस का आर यानी कितना हो गया 45। ठीक, अब जो है 45 से इस संख्या को सॉल्व करेंगे, 90 को कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा और हमको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0। जब तक ये 0 नहीं मिलता तब तक हम सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या मिला था हमको 45 भी क्या था, नहीं आर था, नहीं ये भी क्या था, नॉट इक्वल टू 0 के था। इसको हम लिख सकते हैं। तो अब जो है हम लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 और प्लस का 0। ठीक, अब यहाँ जो है आर इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो आर इक्वल टू 0 मिल गया, तो लास्ट की जो संख्या थी ये वाली, ये हमारा क्या है, HCF है। ठीक ना, ये हमारा क्या है, HCF है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 135 और 225, ठीक, का जो है HCF कितना है, 45 है। ठीक, ये हमारा क्या है, आंसर है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमने किया क्या, एक बार हम दोबारा आपको समझा दे रहे हैं। हमने किया क्या, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल हमने देखा कि एक संख्या ए है, ठीक ना, और एक संख्या क्या है, बी है। ठीक, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, तो क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन बी के। ठीक, तो सिंपल सी बात, अगर एक संख्या में जो संख्या बड़ी उसमें छोटी संख्या से भाग देंगे तो हमको कुछ जो है मतलब कुछ बार संख्या मतलब जाती है और कुछ रिमाइंडर बचता है। तो जो हमने अगर 225 में 135 से भाग दिया तो कितनी बार गया, एक बार गया, और रिमाइंडर कितना आया, 90 हुआ। ठीक ना, तो यहाँ हम 225 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 135 इंटू में 1 और प्लस का 90, ठीक ना, जो कि 90 क्या है, रिमाइंडर है, और रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, और यह क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो दोबारा फिर हम इस 135 को जो है, अब 90 यहाँ शेष था, तो शेष से फिर काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और कितना बचेगा, 45। तो फिर 135 को क्या लिख सकते हैं, 90 गुणे में 1 और प्लस का 45। अभी 45 अभी भी क्या है, 0 नहीं हुआ है। ठीक ना, तो अब यहाँ क्या था, यहाँ पर 90 था, अब 90 को फिर 45 से काटेंगे। ठीक, 90 को फिर 45 काटेंगे तो 2 बार जाएगा, और अब रिमाइंडर हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक, तो इसको हम फिर 90 को लिख सकते हैं 45 गुणे में 2 और प्लस का 0। अब यहाँ हमको क्या मिल गया, रिमाइंडर 0 मिल गया। तो लास्ट की जो संख्या ये वाली थी, ये हमारा क्या होगा, HCF कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, पहले का तीसरा वाला जो क्वेश्चन है पहले का, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा, यहाँ भी हम देख पा रहे हैं, यह हमारा क्या है, ए है, और यह क्या है, बी है। ठीक ना, इसको भी जो है HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो देखिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम भाग देंगे कितने से, 225 से, यानी लिख सकते हैं 876 इक्वल टू 225 गुणे में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक ना, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 765। इसको काटेंगे, इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 102। इसको लिख सकते हैं 3, यानी क्यू का मान कितना मिल गया, 3, और प्लस रिमाइंडर कितना बच गया शेष हमारा, 102। अब 102 से जो है 225 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, कितना मिलेगा, 204। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 51। ठीक ना, अब जो है इसको लिख सकते हैं, यानी 225 को लिख सकते हैं 102 गुणे में कितनी बार गया है, 2 बार गया है, 2, और रिमाइंडर कितना बचा है, 51। ठीक, इसके बाद जो है अब अभी भी जो हमारा क्या है, आर नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक ना, यहाँ पर भी क्या था, आर नॉट इक्वल टू 0 था, क्योंकि हमको आर जो है 0 चाहिए। तो इसको जो है दोबारा भाग देंगे 102 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और इसको घटा देंगे, कितना मिल गया, 0, यानी रिमाइंडर कितना मिल गया हमको, 0। तो यानी अब हम लिख सकते हैं 102 को हम लिख सकते हैं 51 गुणे में 2 और प्लस का 0। ठीक ना, अब हमको रिमाइंडर कितना मिल गया, यानी आर का मान कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो आर का मान हमको जैसे ही 0 मिले तो हमारी जो ये वाली संख्या होती है, ये हमारा क्या होता है, HCF होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं, और
225 का HCF कितना होगा? 51 होगा, जो क्या है आंसर है। ठीक, इस प्रकार से हमने जो है 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। आप जो है इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसमें 3 क्वेश्चन था पहले में, तो 2 हमने सॉल्व करा दिया और एक आप जो है खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर इसको आपको सॉल्व करके देंगे। ठीक ना, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दर्शाइए कि कोई धन विषम, ठीक ना, धन विषम पूर्णांक 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में हो, जहां q कोई पूर्णांक हो। ठीक ना, जहां q कोई पूर्णांक हो, यानी कहा गया है कि कोई धनात्मक विषम संख्या पूर्ण लीजिए जो 6q+1 के फॉर्म में लिख सकें जिसको हम, या फिर 6q+3 के फॉर्म में लिख सकें, या फिर 6q+5 या फिर जो है 6q+5 के रूप में लिख सकें। ठीक ना, जहां q क्या हो, एक कोई पूर्णांक संख्या हो। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा कि माना a एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्ण संख्या है ना। ठीक, हमने मान लिया कि a क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्ण संख्या है। ठीक ना, तथा b को हमने मान लिया क्या है, 6 है, यानी b = 6। अब जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अगर हम मान लें कि कोई संख्या, जैसे हमने माना कि a क्या है, हमारा एक धनात्मक विषम संख्या है, ठीक ना, और b क्या है, 6 है, तो अर्थात हम 6 से इसमें भाग देंगे तो जो है वह q बार जाएगा। ठीक ना, और कुछ जो है यहाँ पर हमारा r यानी रिमाइंडर बचेगा। ठीक, तो r क्या क्या बच सकता है, r या तो 0 होगा, ठीक, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या फिर 3 होगा, या 4 या फिर 5। यानी किसी भी संख्या में आप 6 से भाग देंगे तो या तो वो संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी तो जो है शेषफल 0 आएगा, या फिर 1 बचेगा, या 2 या 3 या 4 या 5। इसके अलावा और कुछ भी रिमाइंडर नहीं आ सकता किसी संख्या में आप 6 से भाग देंगे तो। ठीक ना, यानी हम r को क्या लिख सकते हैं, यानी हम a को क्या लिख सकते हैं, a = ठीक q 6q+r। ठीक ना, जहां r = 0, 1, 2, 3, 4 या फिर 5 होगा। ठीक, अब चूंकि a संख्याओं q, ठीक, जब भी रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा तो किस फॉर्म में आएगा, 6q के फॉर्म में। ठीक ना, अगर 1 होगा तो 6q+1 के फॉर्म में आएगा। ठीक, अगर 2 रिमाइंडर आएगा तो 6q+2 के रूप में आएगा। ठीक, और अगर 3 रिमाइंडर आएगा तो 6q+3 के फॉर्म में आएगा। ठीक, और अगर जो है रिमाइंडर 4 होगा तो 6q+4, और अगर 5 होगा तो 6q+5 के रूप में आएगा। ठीक, इतने के रूप में हो सकता है रिमाइंडर। ठीक, अगर हम देखें, क्योंकि एक विषम पूर्णांक है। ठीक, ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है, तो जो है यहां पर क्या हो जाएगा, 6q + 2, 6q + 4, ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, सम हो जाएंगी। ठीक ना, ठीक, ये संख्या क्या हो जाएगी, सम हो जाएंगी। ठीक, और हमें पता है ये क्या है, एक विषम है, इसलिए जो उनका जो रिमाइंडर आएगा वो भी क्या होगा, विषम ही आएगा। तो किस फॉर्म में आएगा, अतः हम कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन सा होगा, अगर ये सब सम हो गए तो बचेगा कौन आपका, 6q+1, 6q+3 या फिर जो है 6q+5। ठीक ना, इसी के रूप में होगा। ठीक, इसके ही रूप में होगा। इस तरीके से जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार हम दोबारा आपको दिखा देते हैं कि जैसे हमने माना कि एक संख्या a है जो क्या है, धनात्मक पूर्ण संख्या है। ठीक ना, धनात्मक विषम पूर्ण संख्या है, और b = क्या हमने 6 माना।
ठीक, अब जो है अगर हम कोई एक संख्या ए को मान लिए हैं, अगर क्या है एक हमारी एक संख्या है, अगर उसमें 6 से भाग देंगे तो आपको पता है कि कुछ यहाँ पर आपको भागफल मिलेगा, यानी हमने माना क्यू है, ठीक, और उसका कुछ न कुछ जो है रिमाइंडर मिलेगा। अगर रिमाइंडर की बात कर ले तो रिमाइंडर हो सकता है कि 0 हो, या फिर 1 हो, या फिर 2 हो, या फिर 3 हो, या फिर 4 या फिर 5 आ सकता है जब भी हम 6 से भाग देंगे किसी भी संख्या में। तो ए इक्वल टू 6q प्लस आर के रूप में मिल सकता है, ठीक ना, जहां पर आर क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, ठीक। तो ए संख्या जो हमारा किस किस फॉर्म में मिल सकता है, अगर 0 होगा तो क्या होगा 6q के फॉर्म में मिलेगा, ठीक। अगर रिमाइंडर 1 होगा तो क्या होगा 6q प्लस 1 के रूप में हो सकता है। अगर रिमाइंडर 2 होगा तो 6q प्लस 2 के रूप में हो सकता है। अगर 3 होगा तो 6q प्लस 3 के रूप में हो सकता है, ठीक ना। अगर 4 होगा तो 6q प्लस 4 के रूप में होगा, ठीक। और अगर 5 होगा तो 6q प्लस 5 के रूप में होगा, ठीक। ऐसे कंडीशन में कहा गया है कि ए जो है एक धनात्मक विषम पूर्ण संख्या है, ठीक। अगर आप देख पा रहे हैं 6q प्लस 2 6q प्लस 4 ये संख्याएं कौन सी होंगी, सम होंगी, ठीक ना। अर्थात जो संख्या 6 से पूरी कर जाए वो भी सम होंगी, अर्थात उसका रिमाइंडर 0 होगा। अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो वो भी संख्या क्या होगी, सम संख्या ही होगी। जिसे हमने मान ले 14 ले लेते हैं संख्या, और 14 को हम 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 2 शेष बचा, इसका मतलब 2 शेष सम संख्या मिला है, वो संख्या भी सम रही होगी, ठीक ना, यानी 14 भी सम है। इसी प्रकार से हमको विषम चाहिए था, तो विषम हमको कौन कौन सा मिलेगा 6, यानी रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 5 आएगा, वही संख्या जो है क्या होगी विषम संख्या होगी। तो क्या क्या हो गया 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप में ही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी परेड में 616 सदस्य हैं, ठीक ना। उसमें जो है कहा गया है कि टुकड़ियों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैच के पीछे मार्च करना है, ठीक ना। दोनों समूह के सामने समान संख्या स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक ना। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम मान लें हमारा जो कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था, ठीक ना, ये कौन सा है तीसरा है। अगर हम मान लें स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF यानी अधिकतम संख्या की बात किया है, क्या निकालेंगे हम HCF निकालेंगे, किसका किसका 616 और जो है 32 का, ठीक ना। अब जो है यहाँ हम देख पा रहे हैं 616 क्या है बड़ा है किससे 32 से, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक, इस एल्गोरिथम के सहायता से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता है, कभी हमने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या जो है उसमें छोटी संख्या से क्या करेंगे भाग देंगे। तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले तो एक बार जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 32, ठीक ना। इसको लेस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 29, ठीक ना। उसके बाद 6 उतर जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, तो कितना मिलेगा हमको 288, ठीक। इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक। उसके बाद 8 में जो है फिर जो है 8 से जो है 32 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। अब रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक। तो इसको जब हम पहले सॉल्व करते हैं, देखिएगा पहले हम 616 को किस रूप में हम लिख सकते हैं। 616 को हम जो है 32 गुणे में कितनी बार गया है 19 बार गया है, तो हम लिखेंगे 19 और प्लस का रिमाइंडर कितना बचा था, पहली बार कितना रिमाइंडर बचा था 8 बचा था, ठीक ना। कितना बचा था 8 बचा था, तो लिखेंगे कितना 8, ठीक। अब 8 क्या है, ये r है, तो r नॉट इक्वल टू 0 हुआ क्योंकि ये तो 8 है अभी भी, ठीक ना। इसलिए अब इसको क्या लिखेंगे हमने किससे भाग दिया था 32 से। अब जो है इसको 32 के फॉर्म लिखेंगे, यानी 8 गुणे में कितनी बार गया है 4 बार गया है, तो क्या हो जाएगा 4 और प्लस का कितना आएगा रिमाइंडर 0 है, ठीक ना। अब हमको क्या मिल गया r इक्वल टू 0 मिल गया। तो जो है हमारी लास्ट की संख्या है ये वाली, यानी ये वाली जो हमारी लास्ट की संख्या है यही हमारा क्या होगा 616 और 32 का क्या होगा HCF होगा, ठीक ना। ये हमको HCF मिल गया। अब जो है अर्थात हम कह सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8 होगी।
स्तंभ की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी, जो क्या हमारा आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या फिर जो है 3m+1 के रूप में हो। ठीक ना, संकेत आपको नीचे दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं आइए इसको भी देख लेते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम जो है आपके लिए पहले से सॉल्व करके रखे हैं, ताकि जो है आपको सिर्फ समझना हो, ताकि आपका टाइम बच सके और आपको कोई जो है टाइम का नुकसान ना हो। ठीक ना, तो आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम समझा रहे हैं, आप जो है अच्छे से खूब समझिएगा। ठीक ना, मान लेते हैं एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक ना, आपके क्वेश्चन में कहा गया था एक जो है धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी, हमने माना ए जो है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक ना, इसके बाद जो है b=3, क्योंकि जो है आपको पता था कि सभी में क्या है 3m हो, या फिर आपको पता था क्या हो 3m हो, या फिर 3m+1 हो, या फिर 3m+2 हो। ठीक ना, इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन में कहा था, तो हमने माना कि b= क्या है 3 है। अब देखिएगा, अब बात कर लेते हैं कि अगर जो है कोई संख्या हो a, ठीक ना, अगर कोई संख्या a हो तो उसमें जब हम 3 से भाग देंगे तो जाहिर सी बात है q बार जाएगा। ठीक ना, उसके बाद कुछ न कुछ यहाँ पर आपका क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर हो क्या सकता है, यानी r क्या क्या हो सकता है उसको देख लेते हैं। या तो है 0 होगा, या फिर 1 होगा, या तो 2 होगा। इतना केस पॉसिबल हो सकता है कि 3 से भाग देने के बाद किसी संख्या का रिमाइंडर इतना बच सकता है। 0 का मतलब वो संख्या अगर पूरी तरह से कट जाएगी तो जाहिर सी बात उसका रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। ठीक ना, अगर 0 नहीं हो सकता है तो 1 होगा या फिर 2 होगा। अगर हम पहले केस की बात कर लें, ठीक ना, फर्स्ट केस की अगर बात कर लें तो देखिएगा, अगर हमने माना कि a क्या हो 3q हो, ठीक ना, क्या हो 3q हो। आपने क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि धनात्मक पूर्णांकों का क्या करना हो? वर्ग। ठीक ना, क्या करना हो? वर्ग। तो आइए वर्ग करते हैं। अगर हम मान लेते हैं a संख्या थी, ठीक ना, उसका वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा? a का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो जो a बराबर हम 3q लिए हुए हैं तो इसका भी वर्ग होगा। ठीक ना, 3q का भी वर्ग होगा। ठीक, तो हमको क्या मिलेगा? 3 का वर्ग होगा तो 9 हो जाएगा, q का वर्ग होगा q, यानी 9 और q स्क्वायर। तो हमको क्या मिल सकता है? अगर इसको हम लिखना चाहें, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 और ब्रैकेट के अंदर 3। ठीक ना, यानी इसमें से 3 कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा? 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 3 और q का स्क्वायर। हम इसको जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं। तो अब देखिएगा, हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, यानी इस 3 को हम जो है 3 लिख दिए। ठीक, और इसको इतने को हमने क्या लिखा? m लिखा। ठीक ना, क्या लिखा? m लिखा। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा क्या हो गया? 3m हो गया। तो आगे हमने लिखा है कि जहां m क्या है? 3q²। ठीक ना, इतने के बराबर, यानी इतने के बराबर हम जो है m को डिनोट कर दिए हैं। अब दूसरे केस की बात कर लेते हैं कि दूसरे केस में क्या होगा कि अगर हम मान लेते हैं a अब की बार क्या हो? 3q+1 हो। ठीक ना, क्या हो? अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो क्या हो जाना चाहिए? 3q+1 होगा। तो अब की बार वर्ग करेंगे, a का वर्ग करेंगे तो a का वर्ग हो जाएगा, और उसके बराबर में क्या है? 3q+1 है, तो इसका भी वर्ग होगा। इसका वर्ग होगा तो आपको पता है कि अगर जो है a+b का होल स्क्वायर होता है तो क्या मिलता है हमको? a² प्लस का 2ab और प्लस का b²। ठीक ना, यह संख्या हमको मिलती है। तो यहाँ से हमको क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर और प्लस 2ab होता है तो क्या हो जाएगा? 2 और a हो गया, और b की जगह एक था, एक हमने लिखा ही नहीं। ठीक ना, और दूसरी संख्या क्या होती है? b² होती है, तो हमने लिखा b। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर होगा 9 और q का स्क्वायर होगा q, यानी कितना हो जाएगा? 9q² और प्लस में यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6q और प्लस का 1। ठीक, इस प्रकार से आगे चलते हैं। तो देखिएगा, अगर इसमें से अगर हम जो है 3 कॉमन ले लें तो 3 कॉमन लेंगे, तो अगर हम कॉमन ले रहे हैं इसमें से 3q तो क्या बचेगा अंदर? यहाँ से हमने 3q कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 3q, और यहाँ से 6 में से 3q हमने कॉमन लिया तो क्या बचा? 2 बचा। ठीक ना, इतना बचा, और बाहर जो आपका 1 था वो बाहर क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखिएगा, इसको जो है हम क्या लिख रहे हैं? 3m की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक ना, अब m बराबर क्या है? अब देख पा रहे हैं इतनी संख्या जो यहाँ दिख रही है इसको m के रूप में लिख दे रहे हैं। तो यहाँ हमने लिखा 3m
ठीक ना, यानी 3 तो यह संख्या हो गई, और यम जो है यहां से लेकर के, यानी यहां से लेकर के ये पूरी आपकी संख्या हो जाएगी, यानी q इंटू में 3q प्लस 2, ठीक ना, बाहर का 1, यानी 3m प्लस का 1। अब जहां आप देख पा रहे हैं क्या है, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई लिखने में, यहाँ क्या होना चाहिए था, m इक्वल टू यहाँ से q, ठीक, और अंदर का 3q और प्लस 2 इतना होगा, ठीक। अब देखिएगा ऐसे में जो है दूसरे केस की हमने बात कर लिया, अब तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरे केस में क्या होगा, जब रिमाइंडर कितना हो जाए, 2 आए, ठीक ना, जब रिमाइंडर कितना हो, 2 हो, तो देखिएगा a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसका वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग होगा। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, 3q का वर्ग होगा, ठीक है, 3q का वर्ग, और दूसरी संख्या यहाँ क्या है, 2 है, क्या हो जाएगा 2 का वर्ग, और अंदर क्या हो जाएगा 2ab होता है, तो 2 हो गया, और a हो गया, और b हो गया। अब जो है यहाँ कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12q हो जाएगा, और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से जो है अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे फॉर्म में भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, यानी एचसीएम है, यहाँ 4 को हमने क्या लिख दिया, 3 प्लस 1 के रूप में लिख दिया। अब यहाँ से अगर हम जो है 3 कॉमन ले लें तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना अंदर बचेगा 3, और q था, q स्क्वायर था, तो क्या बच गया q स्क्वायर, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें से 12 से हमने 3 कॉमन लिया तो क्या बचा 4, क्या हो जाएगा 4q, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 हमने बाहर ले लिया तो कितना बच गया 1, और बाहर का 1 था वो हो गया 1, ठीक। अब देखिएगा इसी को हम लिखेंगे, यानी इतने पूरे को हम क्या लिख दे रहे हैं, m लिख दे रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3m प्लस का 1, ठीक ना। इस फॉर्म में भी हम लिख रहे हैं, तो आगे लिखा गया है 3m, यानी इतने के बराबर, पूरे के बराबर क्या हो गया m हो गया, ठीक। तो m लिख दिए हैं, और बाहर 1 था प्लस का 1, ठीक। जहां हमने आगे लिखा है, जहां हमने m बराबर क्या है 3q स्क्वायर और प्लस का 4q और प्लस का 1 है, ठीक। आगे लिखा गया है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर हमको क्या क्या मिल सकता है, 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में उसको हम लिख सकते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से जो है यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ था, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा है, लिखा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी यहाँ क्या था वर्ग था, यहाँ पर क्या हो गया घन हो गया, ठीक ना। घन 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है, ठीक ना। वहां पर क्या था 3m था या फिर 3m प्लस 1 था, ठीक ना। यहाँ क्या है 9m है या फिर 9m प्लस 1 है या फिर 9m प्लस 8 के रूप में हम लिख सकते हैं। यह आपको जो है यहाँ जो है प्रमेयिका के द्वारा सिद्ध करना है, ठीक। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा कैसे हम सॉल्व करते हैं। माना a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक ना, और b इक्वल टू कितना है 3 है, ठीक। तो a जो संख्या होगी वो क्या क्या हो सकती है, देखिएगा अगर कोई संख्या a है उसमें अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका भागफल कुछ होगा, ठीक है, जिसको हमने माना q होगा, और रिमाइंडर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। या तो अब रिमाइंडर क्या मिल सकता है, या तो 0 मिलेगा, यानी संख्या पूरी कट जाएगी तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 0, या फिर 1 या फिर 2 मिल सकता है। तो इस संख्या को, यानी यह जो संख्या है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं a इक्वल टू, यानी 3 से भाग दे रहे हैं कितना जाएगा 3 इंटू में q और प्लस का r, इस फॉर्म में जो है हम लिख सकते हैं। तो ही हमने यहाँ पर लिखा है a इक्वल टू 3q प्लस r, ठीक। आइए अब देख लेते हैं, अगर जो है रिमाइंडर अगर हमको 0 मिल रहा है तो a इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 3q, ठीक ना। a इक्वल टू क्या मिलेगा 3q। अगर घन की आपके क्वेश्चन में जो है घन की बात की गई थी, तो अगर हम a संख्या जो हमको है, यानी जिसको हमने a माना है, उसका अगर हम घन कर दें तो यानी क्या हो जाएगा a का क्यूब, तो यह जो संख्या उसके बराबर में जो है उसका भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, यानी उसका भी घन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 29 27, और q का क्यूब हो जाएगा, यानी 27 q का क्यूब। तो देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें हम अगर 9 कॉमन ले लें तो 27 से 9 कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा 3q का क्यूब। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब देखिएगा इसको जो हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 9m, ठीक ना, जहां पर m क्या होगा 3q का क्यूब होगा, ठीक। तो हाँ हमने लिखा है 9m, इसको हम लिख दिया, यानी 9 का 9 था, और इस संख्या को पूरे को हम क्या मान ले रहे हैं m है, ठीक। तो जहां पर m इक्वल टू क्या है 3q का क्यूब है। अब दूसरे केस की बात करते हैं। अगर दूसरे वाले केस में हम मान लेते हैं कि रिमाइंडर 1 आ जाए, ठीक ना, रिमाइंडर कितना आ जाए 1 आ जाए, ठीक है, रिमाइंडर 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3q प्लस
1 हो जाएगा इक्वल टू। अब इसका क्यूब कर देंगे तो a का क्यूब हो जाएगा तो 3 क्यूब प्लस 1 का भी क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा क्यूब का फार्मूला जो होता है वह क्यूब का फार्मूला क्या होता है, यानी जब भी आपसे कहा जाए a प्लस बी का होल क्यूब, इसका जो फार्मूला बनता है, फार्मूला क्या बनता है, a क्यूब प्लस p क्यूब प्लस 3ab और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, यह जो है आपका फार्मूला बनता है। ठीक, तो आइए इसको फार्मूले पर तोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा, 3q का होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3ab होता है तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 3 क्यूब प्लस का 1 और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है तो 3q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 का 9, 3 27 और q का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27, q का क्यूब और प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 3 3 का 9 क्यूब और यहाँ अंदर का जो आपका 3 क्यूब प्लस का 1 रहेगा। और तीसरा क्या था, 9m प्लस 8। देखते हैं अगला पॉइंट आपका है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक ना, क्या है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यह किस प्रकार से काम करती है इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक ना, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक भाज्य संख्याएं जो भी होती हैं उनको जो है हम अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि 5313, ठीक ना, कितना लिखा गया है 5313। इसको जो है हम 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 23 के रूप में, यानी इस प्रकार से जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम खंडित कर सकते हैं जितने भी भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक ना, इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है 10,626, ठीक ना, कितना लिखा गया है 10,626। इसको भी हम 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 23 के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक, यानी वही चीज यहाँ पर लिखी गई थी कि जितनी भी आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं उन सभी को जो है हम अभाज्य संख्या के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक ना, एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। लिखा गया है संख्याएं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता हो। यानी कहा जा रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना, जो 4 की पावर के रूप में डिनोट किया गया है। तो आप सिद्ध करके देखिए, यानी जांच करके देखिए आप कि 4 की पावर n अगर रखते हैं तो क्या जो है जो लास्ट की आपको संख्या जो मिलती है उसका लास्ट का अंक 0 हो सकता है कि नहीं। तो आइए आगे लिखा गया है यदि किसी n के लिए संख्या 4 की पावर n 0 पर समाप्त होने होगा तो वह 5 से विभाजित होगा। यानी लिखा गया है अगर 4 की पावर n हो और लास्ट की संख्या 0 होगा, इसका मतलब वह संख्या जो आपको प्राप्त होगी वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक ना, अर्थात 4 की पावर n एक अभाज्य गुणनखंड में भाज्य संख्या 5 से आने चाहिए। ठीक ना, यानी लिखा गया है वही सेम कंडीशन कि संख्या जो आपको मिलेगी वह 4 से, जो 4 की पावर n की है वह 5 से विभाजित होनी चाहिए, जो कि यह संभव नहीं है। ठीक ना, लिखा गया है जो कि यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 की पावर n को हम 2 की पावर 2 की पावर n के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, इसी कारण 4 की पावर n गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। ठीक ना, अब जिस प्रकार से अगर हम बात कर लें कि 4 लिखा गया है, 4 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 के रूप में तोड़ेंगे तो हमको 2 तो मिलेगा लेकिन 5 नहीं मिलेगा कहीं पर भी। और जब भी हमको 2 और 5 मिलता है तभी जाकर के हमको एक 0 मिलता है, यानी 2 और 1 हमको 2 मिल जाएगा और एक हमको 5, यानी इनका अगर एक पेयर बनता है 2 5 का तो हमको एक 0 मिलता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सिर्फ 2 ही मिल रहा, 5 नहीं मिल रहा, इसलिए जो है 0 आने की कोई भी संभावना नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा गया है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीय हमें यह निश्चित करती है कि 4 की पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सके। ठीक ना, आगे चलते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, 6वां एग्जाम्पल है। 6वें एग्जाम्पल में कहा गया है संख्या 6 और 20
के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM दोनों ज्ञात कीजिए। ठीक ना, कहा गया है 6, दो संख्या दिया गया 6 और 20, कहा गया अभाज्य गुणनखंड करिए और इसका HCF और LCM दोनों ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, जब हम 6 को लिखेंगे, ठीक ना, जब हम 6 को लिखेंगे तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 3 लिख सकते हैं। ठीक ना, इसी प्रकार से अगर 20 को लिखना चाहें तो हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे में 5। ठीक ना, 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20। तो सेम वहां पर लिखा गया है। अब एक चीज ध्यान में देना होता है, जब भी LCM की बात करते हैं तो जो हम फैक्टर करते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड का फैक्टर करते हैं, अगर HCF की बात करते हैं तो सबसे कम पावर वाली संख्या को लेते हैं। ठीक ना, जैसे दोनों में जो कॉमन मिलता है उनमें से जिसका पावर सबसे कम होता है उसको लेते हैं जब HCF की बात करते हैं तो, और जब LCM की बात करते हैं तो दोनों में जिसका पेयर सबसे अधिक होता है उसको लेते हैं, और साथ ही साथ अतिरिक्त संख्याएं जो होती हैं उनको भी लेते हैं। इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ लिखा गया है कि जब 6 को हमने गुणनखंड किया तो यहाँ पर लिखा गया है 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। 20 को सेम उसी प्रकार से 2 गुणे 2 गुणे 5, या फिर आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 के रूप में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमने आपको बताया HCF जब निकालते हैं तो जो HCF का मतलब होता है जो दोनों संख्याएं में जो कॉमन मिल रही हो और जिसका पावर सबसे कम हो। यहाँ आप देख पा रहे थे 2 का पावर इस वाले में सबसे अधिक था, लेकिन हमको ऊपर वाले में देख पा रहे थे 2 की पावर सबसे कम है, 1 ही है। अर्थात हम जो है HCF की बात करेंगे तो वहां से सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक ना, और कोई संख्या कॉमन नहीं थी। ठीक, तो यहाँ इसी प्रकार से जब ध्यान दीजिएगा, जब HCF की बात करें तो 2 की पावर सबसे कम है तो उसको लेते हैं। ठीक ना, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की संख्या सबसे छोटी घात वाली गुणनफल। ठीक ना, इसका मतलब यही हुआ कि जो उनका गुणनफल होता है उसमें से जिसकी घात सबसे छोटी है, HCF की बात ये थी, उसी को हम लेते हैं। अब LCM में क्या लिखा गया है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बड़ी घात वाली गुणनफल लेते हैं। ठीक ना, अर्थात इसमें आप 2 की पावर कितना, इसमें 2 की पावर 1 था। ठीक ना, जैसे आप 6 में देख पा रहे हैं 2 की पावर 1 है, और 20 में आप देख पा रहे हैं 2 की पावर 2 है। इसमें जिसकी पावर सबसे अधिक है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे क्या, 2 की पावर सबसे अधिक है तो 2 की पावर 2 वाली संख्या लेंगे, और इसमें देख पा रहे हैं 3 है, 3 की पावर 1 है, यानी इसमें नहीं 3 लेकिन इसमें है, उसको भी लेंगे, और साथ में 5 की पावर 1 है उसको भी लेंगे। ठीक ना, इस प्रकार से जो है इसका HCF निकल कर आएगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए तथा LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, सेम क्वेश्चन में पिछला वाला रिपीट हुआ है, तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, अब 96 को तोड़ेंगे तो 2 की पावर यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार आएगा, यानी 2 की पावर 5 और गुणे में 3। ठीक ना, ये कितना हो जाएगा, 96। और 204 की बात करेंगे तो 2 की पावर 2 और गुणे में 101। आप करके देख लीजिएगा। ठीक ना, यह संख्या आपको मिलेगी। अब HCF की बात हो रही थी तो आप देख पा रहे 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, लेकिन HCF की बात है तो दोनों में आप देख पा रहे थे HCF की बात हो रही है तो दोनों में 2 कॉमन है, लेकिन सबसे छोटी जिसकी पावर होती है उसी को लेते हैं। अर्थात सबसे छोटा कौन सा है, 2 की पावर 2, यानी 4 इसका क्या होगा, HCF होगा। ठीक, इसी प्रकार से LCM की बात करते हैं। LCM में क्या होता है, अभी आगे आप देखेंगे LCM में क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF के। ठीक ना, इस प्रकार से देख पा रहे थे आप, दोनों संख्याओं का गुणनफल है यानी 96 गुणे 104 है। ठीक, और इनका HCF कितना है, 4 है। तो 96 गुणे 104 बटे 4 करेंगे तो आप काटने के बाद कितना आएगा, 96। यह आपका क्या होगा, HCF होगा। या फिर आप ऐसे समझें कि इसमें से जिसकी संख्या अब HCF की बात हो रही थी तो इन दोनों में जो संख्या कॉमन दिख रही है उसका सबसे बड़ा संख्या लेते हैं, अर्थात 2 की पावर 5 ले लेंगे। ठीक, और गुणे में कितना है, 3 आ जाएगा, और गुणे में 101। आप गुणा करके देखेंगे आपको कितना मिलेगा, 9696 मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से 8वें एग्जाम्पल की बात करते हैं। 8वां एग्जाम्पल कह रहा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सेम कंडीशन, 6 का आप फैक्टर करेंगे अभाज्य तो 2 गुणे 3। ठीक ना, 72 का करेंगे तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 के रूप में होगा। 120 का करेंगे तो 2 की पावर 3 और गुणे 3 गुणे 5 होगा। अब देखिएगा HCF की बात अगर हम करेंगे तो HCF की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन HCF का मतलब जिसकी पावर सबसे कम हो। तो सबसे कम किसकी है,
तो सबसे कम किसकी है इसमें? 2 की है, इसमें से 2 लेंगे। देख लेते हैं और भी कोई संख्या कॉमन है क्या? 3 भी कॉमन है, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। सबसे कम किसकी पावर है? यह 3 वाला है, तो गुणे में क्या आएगा? 3 आएगा, अर्थात इसका HCF कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक ना, तो आप देख पा रहे थे इसका HCF कितना है? 6 है। अब LCM की बात कर लेते हैं। सेम कंडीशन वही, इन दोनों में जिसकी पावर सबसे अधिक हो, तो आप देख पा रहे थे 2 2 2 सब में कॉमन है, लेकिन 2 की पावर सबसे अधिक कितनी है? 3 है। ठीक ना, 2 की पावर सबसे अधिक कितनी है? 3 है, इसको ले लेंगे। और आप देख पा रहे थे 3 की पावर सबसे अधिक कितनी है? 2 है, तो गुणे में 3 की पावर 2 ले लेंगे। ठीक, और गुणे में 5 ले लेंगे, तो क्या मिलेगा हमको? यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 की पावर सबसे अधिक कितनी है? 3 हो गया, और 3 की पावर 2 और गुणे में 5 की पावर 1, तो गुणा होगा कितना होगा? 360 मिलेगा HCF। अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। आपका प्रश्नावली है 1.2। तो यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी पहले वाले में 5 दिया गया है आपको, यानी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया है। इसमें से हम आपको 3 सॉल्व करा दे रहे हैं, बाकी 2 आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक ना, तो देखिएगा प्रश्नावली 1.2। तो पहला क्या था आपका? 140 है। ठीक ना, अब 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। ऐसे अगर सिंपल हम नहीं कर पाते हैं, इस तरीके से अगर हम नहीं लिख पाते हैं, तो पहले हम इस तरीके से जो है तोड़ लिया करें, उसके बाद जो है इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जब चलिए लिखते हैं, तो देखिए 140 को काटेंगे 2 से, कितनी बार जाएगा? 70 बार। ठीक ना, फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 35 बार। फिर 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। ठीक ना, इस तरीके से 140 का हमको फैक्टर कितना मिल गया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको लिखते हैं। ठीक ना, अब देख पा रहे हैं 2 जो है 2 बार आया है, अर्थात इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणे में 5 गुणे में 7। ये हमारा क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने क्या निकाल लिया? इसका फैक्टर कर दिया। ठीक, इस प्रकार से दूसरी संख्या आपकी है 156। 156 की बात कर लें, 156 को तोड़ेंगे, जब 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 78 बार। ठीक ना, और दूसरी बार जब फिर 2 से तोड़ेंगे, तो आप देख पा रहे हैं 3 दूनी 6 और 1 कैरी बचता 8 हो गया, 2 9 18, यानी कितनी बार गया? 39 बार। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी कितनी बार जाएगा? 13 बार। तो इसका जो फैक्टर हमको मिलेगा 156 का कितना मिलेगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक ना, जो यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है। ठीक, इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं 2 संख्या कितनी बार आई हुई है? 2 बार। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और 3 गुणे में 13। ठीक ना, इस प्रकार से जो है हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अगली संख्या है 5005। ठीक ना, 5005 को हम तोड़ेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 2 0 और 5 एकम 5। फिर हम 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। ठीक, कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो कितना हो जाएगा? 30। 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा और 1 यहाँ पर आपको लिखा गया है, कितना हो जाएगा? 21। तो 7 3 21। फिर 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11। ठीक, कितना बचेगा? 11 3 14 होता है, 33 हो गया। 11 3 33। तो इसका जो फैक्टर मिल गया 5005 का, कितना हो जाएगा? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। सॉरी, यहाँ पर 11 होगा, यहाँ पर 11 होगा। ठीक, तो यह जो है अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन में जो है इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपका है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के इक्वल होता है। यानी कहा गया है कि इसमें से जो है जो संख्या को दी गई है, इनका आप LCM और HCF दोनों निकालिए। उसके बाद आप जांच करिए कि LCM और HCF का गुणा करें तो इन संख्याओं का अगर गुणा करें तो दोनों का मान कितना आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। इसमें से भी आपको हम 2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन रह जाएगा, उसको आप खुद से कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि जो है हम उसको आपको सॉल्व करा सकें। तो चलिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं आपका पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 26 और 91। ठीक ना, इसका हम HCF निकाल लेते हैं और LCM निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, अगर हम सिंपल निकालते हैं LCM और HCF, उससे अच्छा अगर हम फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। 26 को हम अगर 2 से भाग देते हैं कितनी बार जाएगा? 13 बार। अब 13 को हम और अधिक फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो कितना मिल गया 26 का? 2 गुणे 13। ठीक ना, 2 की पावर 1 है और 13 की पावर 1 है। और 91 का हम करते हैं तो 7 से भाग देंगे 91 में, कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। ठीक,
अब जो है 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे में 13, 7 की पावर 1 है और 13 की पावर भी 1 है। तो अब देखिएगा HCF की अगर बात कर लेते हैं, HCF की तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है, 13 कॉमन मिल रही है। तो हमने बताया कि HCF की बात करते हैं जो संख्या कॉमन मिलती है, पहला कंडीशन, और उसमें से सबसे छोटी जिसकी पावर होती है उसको लेते हैं। फिलहाल यहाँ 13 की पावर 1 है यानी सेम है, तो भी हम इसका HCF कितना हो जाएगा, 13 आएगा। ठीक ना। इस प्रकार से LCM की बात करते हैं तो 26 और 91 का LCM कितना होगा। अब देख पा रहे हैं जिसकी संख्या पावर जिसकी सबसे अधिक होती है उसको लेते हैं। ठीक ना। और अगर और भी जो संख्या बचती हैं उन सबको भी काउंट कर लेते हैं। तो 2 भी है, ठीक ना, 7 भी है और 13 भी है। तो इसको आपस में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 182। अब इसकी जांच कर लेते हैं। अगर हम इसकी जांच कर लें तो जांच करेंगे तो कितना मिलेगा हमको। तो देखिएगा कहा गया था कि इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए जो 91 और 26 है। ठीक, तो कितना आएगा गुणा करने पर 2366। और जो इसका LCM और HCF आया यानी 13 और 182 जो आया है, इन दोनों का भी गुणा कर दें तो कितना आ जा रहा है, 1366 है। ठीक इसी प्रकार से जो है दूसरी संख्या हमारी आपके क्वेश्चन में दिया गया है 510 और 92। 510 का फैक्टर करेंगे तो 510 को हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 255। फिर 255 को 3 से काटेंगे तो 85 बार, और 85 को 5 से काटेंगे तो 17 बार जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 92 का फैक्टर कर लेते हैं तो 2 से काटने पर 46, फिर 2 से काटने पर 23। अगर आपको यह चीज समझ में ना आ रही हो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम इस तरीके से भी गुणनखंड करना आपको सिखा देंगे। ठीक है। अब देखिए हमको क्या मिल गया कि अब 510 का हमने फैक्टर किया तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 के रूप में जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस रूप में जो हमको मिल गया। और 92 का आप देखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 23 के रूप में मिला हुआ है। ठीक, ऐसा हम इसलिए करते हैं, इस तरीके से हम इसलिए कर ले रहे हैं ताकि इस तरीके से तोड़ने में हमको कोई समस्या ना हो। ठीक ना। तो अब देखिएगा अब HCF की बात कर लें अगर, या फिर इस संख्या को हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, 2 जो है 2 बार है तो 2 की पावर 2 और गुणे में 23 भी लिख सकते हैं। अब HCF की बात कर लेते हैं तो देखिएगा HCF मतलब जो संख्या दोनों में कॉमन हो, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन की उसकी जिसकी पावर सबसे कम हो उसको लेते हैं। तो देख पा रहे हैं 2 दोनों में कॉमन है और सबसे छोटा क्या है, 2 एक बार आया हुआ है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 2। ठीक, इसका HCF कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार से LCM की अगर बात कर लेते हैं तो LCM को देखते हैं तो देखिएगा अब इसमें क्या है, 2 की पावर सबसे अधिक कितनी बार है, 2 बार है, तो सबसे अधिक वाली लेते हैं। ठीक ना। और जितनी भी संख्याएं बची हुई हैं उन सभी को, यानी 3 है, 5 है, 17 है, तो 3 गुणे 5 गुणे 17 और क्या है 23 बचा हुआ है, तो गुणे में 23। तो इस सभी को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23,460। ठीक, तो अब अगर जांच कर लें तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो LCM गुणे HCF के बराबर होना चाहिए। तो देखिएगा दोनों संख्याओं का गुणा किए तो कितना आ गया हमको, तो दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 46,920। और LCM और HCF और LCM का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 46,920। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल होती है उन दोनों संख्याओं के LCM गुणे HCF के। ठीक ना। या आप कह सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक ना। सेम क्वेश्चन वही है, आपको सिर्फ उसमें जांच करने के लिए कहा गया था, इसमें जांच करने के लिए नहीं कहा गया है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर देते हैं और एक क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है, क्या है, 12, 15 और 21, यानी 3 संख्याएं दी गई हैं। अब इसका करते हैं फैक्टर करेंगे, छोटी संख्याएं हैं इसलिए इनको जो है फैक्टराइज नहीं किए हैं, सिंपल फैक्टर कर ले रहे हैं। तो देखिएगा 12, 15 और 21 3 संख्याएं हैं। 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 जो है 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 गुणे में 3। और 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5। ठीक ना। और 21 को तोड़ेंगे तो 7 त्रिक 21। अब अगर HCF की बात कर लें तो इन संख्याओं का HCF निकाल लें तो क्या मिलेगा, तीनों संख्याओं में कौन सी कॉमन मिल रही है, 3 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। ठीक ना। और सबसे छोटा पावर लेते हैं, फिलहाल यहाँ पावर सेम है तो HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अदर कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रही है। ठीक, अब LCM की बात कर लेते हैं। LCM की बात करेंगे तो सबसे अधिक पावर वाली लेते हैं, तो 2 की पावर सबसे अधिक है तो ले लेंगे, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको भी काउंट करते हैं। तो 3 भी आएगा, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। इन सभी का गुणा होगा तो कितना मिलेगा, 420। ठीक,
और अगला क्वेश्चन आपको आपकी बुक में है, क्या है, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 का फैक्टर कर लें तो देखिएगा 17 को तोड़ेंगे 17 गुणे 1, 29 23 को तोड़ेंगे 23 गुणे 1 और 29 को तोड़ेंगे तो 29 गुणे 1। ठीक ना। अब इसकी एचसीएफ की बात कर लें तो कितना आएगा, 1, क्योंकि एक ही सब में कॉमन है, अदर कोई संख्या कॉमन नहीं है। और एलसीएम की बात कर लें तो 17 गुणे 23 गुणे 29 कितना आ जाएगा, 11,339। ठीक ना। और एक चीज समझ लीजिएगा, ऐसी संख्याएं जब भी मिल जाएं जो आपस में ही को प्राइम हो, ठीक ना, सहभाज्य संख्या हो, जिनका कोई ऐसा संख्या ना मिले जो कॉमन कुछ ना मिले इन संख्याओं में, ठीक ना, तो इन संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 होता है और एलसीएम सदैव इन संख्याओं का गुणनफल ही होता है। ठीक, यानी हमने क्या कहा कि ये आप संख्या देख रहे हैं 17, 23 और 29, ये क्या है, सहभाज्य संख्या है, इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो ऐसी संख्या को देखते ही इसका एचसीएफ आप 1 लगाएंगे और ऐसे ही संख्याओं को देखते ही इनका एलसीएम की बात करें तो इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, जो मिलेगा वही इसका एलसीएम होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि 306 और 657, दो संख्या दी गई है, 306 और 657, इसका एचसीएफ बताया गया है कितना है, 9 दिया गया है। फिर कहा जा रहा है कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो वही सेम कंडीशन, वही हम सेम फार्मूला लगाएंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक ना, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं और जो है एचसीएफ से भाग दे देंगे तो हमको एलसीएम गिवन यानी पता हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा क्या दिया गया है, 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 है। ठीक ना, तो वही सेम कंडीशन, इन दोनों एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक ना, तो हमने भी बताया कि यहाँ से जो है दोनों संख्या एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ एचसीएफ गुणे में है तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ, तो 306 और 657, ठीक ना, और बटे में एचसीएफ यानी 9 हो जाएगा। और 9 से जब काटेंगे 34 बार जाएगा। ठीक, और 34 से जब 657 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा, ये आपका क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, लिखा गया है जांच कीजिए कि, ठीक ना, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। ठीक ना, यानी कहा गया अगर संख्या 6 है तो कोई भी n प्राकृतिक संख्या लेते हैं, अगर 6 की पावर n लिखते हैं तो जो उसका जो है आपको संख्या मिलेगा वो उसका लास्ट अंक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका जो है हमको जांच करना है क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो आइए जो है इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ लिखा गया है कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या 5 से भी विभाजित होती है। ठीक ना, यानी क्या लिखा गया है, अगर कोई संख्या, ठीक ना, 0 से समाप्त हो रही है तो 100% यह तय है कि वह संख्या 5 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक ना, इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी संख्या हम अगर चेक करना चाहते हैं क्या यह 5 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, तो उसके अगर गुणनखंड करें तो उसमें 5 हमको 100% मिलना चाहिए। अगर उसके गुणनखंड में 5 नहीं मिल रहा है तो कभी भी वह संख्या 5 से विभाजित ही नहीं होगी। ठीक, और एक कंडीशन, अगर 5 नहीं मिल रहा है तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वह संख्या 0 पर समाप्त हो रही हो। तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखा गया है अगर ये 6 की पावर n लिखें तो हम लिख सकते हैं 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की पावर n, ठीक ना, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n और इंटू में 3 की पावर n। अब लिखा गया यहाँ पर 2 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 ही मिलता है। यानी अगर हम 6 को लिखना चाहें तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 3 ही लिख सकते हैं। यानी इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो हमको एक संख्या 2 मिलेगी और दूसरी संख्या 3 ही मिलेगी। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह गुणनखंड अद्वितीय है। ठीक ना, और इसके क्रम पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, इस प्रकार से देखते हैं अगर 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती है तो यह भी असंभव है कि 6 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। सेम कंडीशन वही हुआ कि अगर जो है 6 का गुणनखंड कर रहे हैं, अगर उसमें 5 एक भी बार नहीं आ रहा है तो वो कभी भी नहीं हो सकता कि वह संख्या 0 पर ही समाप्त हुई हो या फिर वह संख्या 5 से कट जाए, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है तो वह संख्या 100% श्योर है कि 5 से कटेगी ही कटेगी। तो ऐसा हुआ कि 6 फैक्टर हमने किया भाज्य फैक्टर, तो हमको 2 गुणे 3 ही मिला, 5 कहीं नजर नहीं आया। तो अगर 5 नहीं आया तो 0 बनने की कोई भी संभावना नहीं बनती है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन लिखा गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी सिद्ध करना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये संख्या क्यों जो है भाज्य संख्या है, यह आपको क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कहा गया है, ठीक ना, या इसकी व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखा गया है कि पहली संख्या, आपकी पहली संख्या क्वेश्चन में दिया गया था 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 13 को हम बाहर ले लें और लिख सकते हैं 7 गुणे 11 प्लस का 1, ठीक ना। इस तरीके से भी जो है हम लिख दिए हैं। तो देखिएगा क्योंकि यहाँ 13 एक क्या है, गुणनखंड है। अब आप देख पा रहे हैं यह 13 क्या है, इन सभी का एक गुणनखंड है, ठीक ना। यानी यहाँ एक 13 था, उस 13 को हमने कॉमन ले लिया और इस 13 को प्लस का 1 लिख दिया, ठीक ना। यानी इस 13 को हमने कॉमन ले लिया बाहर क्योंकि गुणे में था, तो ठीक। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 13 था तो वहां हमने 1 लिख दिया क्योंकि 13 से गुणा करेंगे तो आपको वहां पर 13 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ लिखा गया है दूसरी संख्या की बात कर लें तो क्या लिखा गया है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5। यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 और प्लस का 1 बचेगा, ठीक। यहाँ भी लिखा गया क्योंकि यहाँ पर 5 एक गुणनखंड है, तो दी गई संख्या 5 से भाज्य होगी, ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ पर 13 से यह संख्या भाज्य थी। अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 दोनों संख्याएं भाज्य होंगी, क्योंकि यहाँ यह संख्या 13 से भाज्य हो रही थी और यह संख्या यहाँ पर 5 से भाज्य हो रही थी। तो देखिएगा आपका 7वां क्वेश्चन लिखा गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद पुनः जो है अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल सकेंगे। तो आपको हम बता दें, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो है एलसीएम निकाला जाता है जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया होता है। तो आइए हम देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ लिखा गया है कि 18 और 12 हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था। अब 18 को 2 से काटेंगे 9 बार जाएगा तो 9 आएगा, फिर 9 को 3 से काटेंगे तो 3 बार, ठीक है। इस प्रकार से 12 को काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा और 6 को 2 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, ठीक। अब देखिएगा 18 और 12 का फैक्टर कर लेते हैं तो क्या मिला 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात यानी इस तरीके से हम 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 दूनी 6, 6 तियां 18, या फिर जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर 2, ठीक ना। तो यहाँ क्या लिखा गया 18 का 2 गुणे 3 की पावर 2, और 12 को क्या लिख सकते हैं, या तो हम 3 गुणे, या तो जो है हम 2 गुणे 2 गुणे 3 के रूप में लिखें, या तो जो है 2 की पावर 2 और गुणे में 3 लिख सकते हैं, ठीक। अगर हम एलसीएम की बात कर लें तो देख पा रहे हैं 2 है और जिसकी पावर सबसे अधिक उस संख्या को लेते हैं, तो 2 की पावर 2 है तो उसको ले लिया और 3 की पावर 2 है उसको ले लिया। इसको जब गुणा करेंगे तो 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 और 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलने के बाद दोबारा 36 मिनट बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होती है एग्जाम्पल के साथ, ठीक ना। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।